हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 24 मई 2023। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी, जो हमारी 14 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स हमारे स्टैटिक अफेयर्स के, 8 करंट अफेयर्स के, 2 कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू जो कि हम आपके एग्जाम्स में जो प्री लेवल के क्वेश्चंस उसको थोड़ा आइडिया देखेंगे, और 2 होंगे स्टूडेंट्स हमारे फाइनेंस और इकोनॉमी के क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स का। पूछा रहा है कि कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इस एयरपोर्ट की एक बिल्डिंग है, आपसे पूछा रहा है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको इंडिया में कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र, असम, केरला या फिर गोवा? तो स्टूडेंट्स, ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन द स्टेट ऑफ केरला। अगर आप देखो यहाँ पर ना, ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बार एक प्लेन आज से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले एक प्लेन स्किड भी कर गया था, क्योंकि एक टेबल टॉप रनवे है, इस तरह से थोड़ा आपको रनवे देखने को मिलेगा, जमीन से उठा हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है इन दी स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ये 1988 से ये एयरपोर्ट काम कर रहा है, और देख सकते हो इसकी थोड़ी एलिवेशन, थोड़ा उठा हुआ एयरपोर्ट है। तो जो रनवे है वो आप एक टेबल की तरह मानो, तो एयरपोर्ट से जो एयरक्राफ्ट था वो स्किड हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर से स्टैटिक अफेयर्स का। सत्रिया, वन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, ये असल में किस स्टेट से जुड़ी है? तो सत्रिया इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसकी ओरिजिनेशन मतलब किस स्टेट से इसकी शुरुआत हुई थी? उड़ीसा, असम, कर्नाटका या फिर मणिपुर? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो डांस फॉर्म है इंडिया की बेसिकली किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है विद द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो सत्रिया एक मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है जो आपको देखने को मिलेगा विद दिस, जुड़ा हुआ है विद द स्टेट ऑफ असम। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब, मतलब कितना पुराना ये डांस फॉर्म है। ठीक है, और थोड़ी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए कि ये जो डांस फॉर्म है जुड़ा हुआ विद द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स के जो अब हमारे क्वेश्चन है 3rd से लेकर 10th तक, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्थ ऑफ आर्म्स, मतलब कितनी अमाउंट के, कितनी वैल्यू के वेपन्स इंडिया सप्लाई कर चुका है म्यांमार की जुंता को? जुंता मतलब म्यांमार में जो पिछले ऑलमोस्ट हमको 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वहाँ पर जो मिलिट्री रूल चल रहा है, वहाँ की जो आंग सान सू की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और वहाँ की मिलिट्री पावर में आ चुकी है। तो एक रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि इंडिया से उस मिलिट्री गवर्नमेंट ने, म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने वेपन्स खरीदे। तो कितनी अमाउंट के हमने उनको वेपन्स बेचे? 415 करोड़, 418 करोड़, 420 करोड़ या 422 करोड़, ये सब रुपीज में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स असल में इंडिया ने म्यांमार की जो जुंता है उसको 422 करोड़ के वेपन सेल किए। तो आप देख सकते हो कि रिसेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा बता रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, जो सरकारी कंपनी है डिफेंस वगैरह की, और प्राइवेट फर्म्स है, इन्होंने सप्लाई किए आर्म्स। ठीक है, और बाकी मटेरियल जो उनकी, मतलब बेसिकली डिफेंस वाला जो मटेरियल था 422 करोड़ का, या इसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 51 मिलियन डॉलर्स का, ये हमने सप्लाई किया टू म्यांमार्स मिलिट्री जुंता। ठीक है, तो आई होप आप समझे ये जुंता का क्या मतलब है। तो ये जो रिपोर्ट थी, मतलब वैसे तो ये रिपोर्ट इंडिया के बारे में कुछ एक, मतलब ये जो चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो वेपन्स वगैरह सप्लाई किए हैं, ये बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है, पर इस रिपोर्ट में ऐसे भी कहीं नहीं था कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। देखो, क्योंकि ऐसा है कि म्यांमार के साथ अगर हम रिलेशन पूरे ख़त्म करेंगे ना, तो ये हमारे लिए बड़ा एक आप कह लो एक डेंजरस सिचुएशन भी है, हमारे लिए बहुत अजीब सिचुएशन भी है। म्यांमार बिल्कुल नेबरिंग कंट्री, अगर वहाँ पर हम मिलिट्री के साथ एक अच्छे रिलेशन में नहीं रहेंगे तो वहाँ से बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हमको ड्रग एंटर कर सकता है, टेररिस्ट एंटर कर सकते हैं। अगर म्यांमार के साथ आगे जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जैसे सितवे प्रोजेक्ट है वो हमारे खतरे में आ जाएंगे। तो ये नहीं हम कर सकते कि हम बिल्कुल रिलेशन तोड़ दें। हाँ, ये चीज़ें इंडिया ध्यान दे सकता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ हम वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट को ना बेचें जो आगे वो अपनी पब्लिक पे यूज़ करे, क्योंकि वहाँ का जो जुंता है बहुत बार उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो अपनी पब्लिक अगेंस्ट वेपन्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 4th क्वेश्चन में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कितने करोड़ रिसेंटली सरप्लस के तौर पे ट्रांसफर कर दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हर साल आरबीआई एक काफी अच्छी खासी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देती है, जिसको सरप्लस बुलाया जाता है।
अब ये है क्या, मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो सारी अमाउंट्स 87,000 करोड़ के आसपास ही है, पर एग्जैक्ट अमाउंट अगर हम देखें 87,416 करोड़, इतना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज सरप्लस। अब बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आरबीआई जो है ना, उसके पास बहुत बड़े फंड्स हैं जिसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, सब कुछ है। आरबीआई के पास डॉलर बहुत ज्यादा है, यूरोस, मतलब ये सब इंडिया के रिजर्व्स हैं जो आरबीआई संभाल के रखता है। पर आरबीआई क्या करता है, इस रिजर्व को, इतना सारा जो पैसा है, इसको एक जगह नहीं रखता, आरबीआई इसको इन्वेस्ट करता जाता है, सेफ इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जब आरबीआई इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बिल्कुल आरबीआई उस पर कुछ कमाएगा भी, से इंटरेस्ट कमाएगा। जो इतना सारा आरबीआई इंटरेस्ट कमाता है, वो इंटरेस्ट में अब आरबीआई कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि अगर कुछ कमाया तो अपनी जेब में डाल दो, आरबीआई सारा सरकार को ट्रांसफर कर देती है, वो ही असल में सरप्लस है। अब आप कहोगे कि ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सरप्लस कमा लिया, इतना कैसे कमा लिया? आप ये भी तो देखो कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसमें कितने बिलियन डॉलर्स के हमारे पास मतलब करेंसीज होंगी, तो उसके हिसाब से तो 87,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। अगर आप 600 बिलियन डॉलर्स को कन्वर्ट करो तो अमाउंट लाखों करोड़ में चली जाएगी, समझ रहे हो? तो आप मान के चलो आरबीआई के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, आरबीआई उसको इन्वेस्ट करता है और उसमें से इन्वेस्ट करके कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के तौर पे कमा लेता है, और वो सारा पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये मैंने इसी पे न्यूज बनाई थी, इसमें वो सभी लिखा है कि अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करो तो पिछले साल काफी अमाउंट कम हो गई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो, पिछले साल अमाउंट कम थी पर इस साल अमाउंट काफी बढ़ गई, क्योंकि आरबीआई को बहुत अलग अलग तरीकों से फायदे हुए। आरबीआई ने ये भी एक चीज करी कि जब डॉलर का रेट थोड़ा मतलब आप कह लो कम चल रहा था, उस टाइम पे डॉलर खरीद के जब वो महंगा था उस टाइम पे उसको बेच दिया। तो काफी सारे तरीके हैं जिससे आरबीआई कमाता है, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है आरबीआई सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनका नाम है अनु रानी, आप इनको यहाँ देख सकते हो, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के। पूछा रहे कि किस स्पोर्ट से जुड़े हैं, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या जैवलिन थ्रो। तो अनु रानी एक इंडियन एथलीट है, असल में जुड़े हैं किस स्पोर्ट के साथ? देखो, जब इनको एथलीट बोल दिया गया ना, तो क्रिकेट तो हो नहीं सकता, एथलीट बैडमिंटन को भी नहीं बोलते, टेनिस स्टार को भी नहीं बोलते, तो एथलीट से बन चुके हैं ये एक जैवलिन थ्रो, ठीक है। और जैवलिन थ्रो में आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने भी रिसेंटली एक बहुत बड़ा नाम कमाया, वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया जैवलिन थ्रो में, ठीक है। ठीक है, तो अनु रानी असल में एक बहुत ही फेमस जैवलिन थ्रोअर है, और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी सारे इवेंट्स में अच्छा इंडिया के लिए नाम कमा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिसेंटली वो कौन सी स्टेट है जिसका एक लॉ आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जलीकट्टू है ना जो स्पोर्ट, इसको हम चाहते हैं कि ये चलता रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अब जलीकट्टू को हम रोकना नहीं चाहते। ये एक पिक्चर है जिसमें आपको अ टाइप ऑफ स्पोर्ट इसको कह सकते हो, कल्चरल, एक रिलीजियस स्पोर्ट जलीकट्टू, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। इसमें एनिमल भी है, इंसान भी है। तो असल में सिंपली पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट कहाँ का है और वो कौन सी स्टेट है जो इसके लिए कानून भी लेकर आई थी कि ये चलता रहे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो स्टेट के साथ ना यूटी भी लिख देते हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी मेंशन्ड है। तो कौन सी स्टेट है यूटी के साथ जुड़ा हुआ जलीकट्टू? स्टूडेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, ये जुड़ा हुआ विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी की गई कि तमिलनाडु की सरकार जो कानून लेकर आई है ना जिससे वो जलीकट्टू को लीगल रखना चाहती है, वो कानून शायद ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी पिटीशन को पढ़ा और बोला कि नहीं नहीं, जो तमिलनाडु की सरकार एक कानून लेकर आई है जिससे जलीकट्टू चलता रहेगा, हमारे हिसाब से तो वो ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉपर केयर रखी जाए तो इंसान और जानवर की जो लाइफ है वो भी बचा, मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आप कह लो अपनी तरफ से इस चीज को अप्रूव कर दिया कि जलीकट्टू नहीं रुकेगा, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया वो अमेंडमेंट्स जो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों के द्वारा की गई थी टू दी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिससे इन सरकारों ने क्या किया, इन्होंने 3 स्पोर्ट्स, एक तो जलीकट्टू, एक कंबाला और एक बुल कार्ट रेसिंग, ठीक है, इन स्पोर्ट्स को आप कह लो लीगलिटी दे दी, ये लीगल कर दी, ठीक है, कि हाँ इन ये स्पोर्ट्स को कंडक्ट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक तरह से बोल दिया कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट खुद जलीकट्टू को बैन कर चुका है, पर आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो, मतलब देखो, कोर्ट को भी समझ में लगता है कि इन सब चीज़ों को एकदम से बैन करने से कहीं ना कहीं सोसाइटी में मतलब सिचुएशन इतनी बेटर तरीके से नहीं एक्सेप्ट की जाती। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कह रहा है कि मतलब अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो उसके अंडर ये जो स्पोर्ट है इसको कंडक्ट किया जा सकता है, जलीकट्टू। तो क्या किया जाता है कि जलीकट्टू एक ऐसा स्पोर्ट है कि यहाँ पर ये जो बुल होता है ना, इसकी
ये जो हम्प होता है इसको जो मतलब ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, वो एक तरह से मतलब उतना ही बेटर माना जाता है। तो आप देखोगे कि जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है वो उस हम्प की तरफ टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। अभी ऑपरेशन ध्वस्त क्या था, इसमें ना गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलिंग मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया और एक ही दिन में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। क्या ये कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, इंडियन नेवी का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया कि किया क्या गया, तो आप इतना तो देख सकते हो कि रिजर्व बैंक का तो नहीं हो सकता, हाँ इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है। पर यहाँ पर कोस्ट गार्ड और नेवी सिर्फ तब इन्वॉल्व होते हैं जब कोई बड़ी शिपमेंट, कोई शिप से इलीगल ड्रग इंडिया में आ रहा है, ये सब नहीं हुआ। यहाँ पर अरेस्ट भी बहुत सारे किए गए एनआईए के द्वारा। तो एनआईए ने अरेस्ट किए 3 लोग, एक मोगा पंजाब से, एक भिवानी हरियाणा से और एक दिल्ली से। असल में एक मल्टी स्टेट रेड्स कंडक्ट की गई थे एनआईए के द्वारा और इसमें टेररिज्म, गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स, इन सबको इन्वॉल्व करके एक बहुत बड़े स्केल पे जो ऑपरेशन है इसको रिसेंटली रखा गया था एनआईए के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर किलिंग, एक्सॉर्शन और टेरर फंडिंग ऑफ प्रो खालिस्तानी आउटफिट्स, उन सब चीज़ों को भी देखा गया और उसके रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ अरेस्ट किए गए, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है फिर से करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन है कपिलेश्वर टेम्पल, जिसको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, आप देख के आप बता सकते हो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ही आइकॉनिक एक स्ट्रक्चर है। तो अब ना ये कपिलेश्वर टेम्पल जो है इसको एएसए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। अब एएसए संभालेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये असल में टेम्पल इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अकेला? तो कपिलेश्वर टेम्पल विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन एएसआई's प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट/यूनियन टेरिटरी? ये स्टूडेंट्स टेम्पल है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो फेमस कपिलेश्वर टेम्पल इन उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, अब इसको ऐड कर दिया जाएगा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप समझ पाए आप इस पूरी न्यूज को। 9th क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पीएसबीज मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जो इंडिया में है, उन्होंने अच्छा एक माइलस्टोन अचीव किया इन दी फाइनेंशियल ईयर 2022-23। प्रॉफिट्स जो थे इन सरकारी बैंकों के वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा थे। जो सबसे बड़े प्रॉफिट्स थे, ठीक है, अमाउंट में, वो तो आपको देखने को मिले एसबीआई। यहाँ पूछ रहा है वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करी है इन परसेंटेज। अगर आप अमाउंट में देखो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया, पर अगर परसेंटेज ग्रोथ में देखो तो सबसे ज्यादा किसने प्रॉफिट गेन किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूसीओ बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो स्टूडेंट्स परसेंटेज वाइज देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पर सबसे बेटर रहा। आपको ना ये डाटा जो है, जैसे पुणे बेस्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र विटनेस द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है। बाकी सारे बैंकों के बारे में लिखा गया है। इसी से ऊपर 2-3 लाइनें ऊपर लिखा गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट्स हुए ना, उसमें से ऑलमोस्ट 40 कुछ थाउजेंड मतलब आधे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट थे। पर परसेंटेज में जिसकी सबसे अच्छी ग्रोथ थी वो था यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उनकी ग्रोथ अगर आप देखो 126% की ग्रोथ आई उनमें, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया कोस्टल आउटपोस्ट को ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर आपको ये चीज ना पता हो, बीएसएफ जो है ये बेसिकली 2 बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। अगर आप देखो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश दोनों जगह ही आपको कोस्टल बॉर्डर्स भी मिलेंगे, मतलब ऐसे लैंड बॉर्डर्स मिलेंगे जिसके आसपास समुद्र आ जाता है, या फिर जैसे कच्छ में आपको बहुत स्वम्पी एरिया मिलेगा, वहां भी बीएसएफ को काम करना पड़ता है। तो रिसेंटली बीएसएफ के लिए इनॉग्रेट किए गए हैं कोस्टल आउटपोर्ट्स। पूछा गया है कि क्या ये दीघा जगह में रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए, अलीबाग में, जाखू में या विशाखापट्टनम में? ये चीज आपको समझ में लग गई कि अगर बीएसएफ के लिए इनॉग्रेट किए हैं तो कौन सी स्टेट्स का रीजन हो सकता है? जैसे विशाखापट्टनम इसका आंसर नहीं हो सकता, वहां बीएसएफ काम ही नहीं करती है। बीएसएफ तो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर के पास काम करती है। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है जाकू, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप ना ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए 5 कोस्टल आउटपोर्ट्स ऑफ बीएसएफ लोकेटेड एट जाखू कोस्ट ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली काफी बड़े स्केल पे जो होम मिनिस्टर हमारी कंट्री, होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में इनके अंदर है, ठीक है, अमित शाह जी
इन्होंने बीएसएफ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इनॉग्रेट करी, जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, ये ओखा में बनाई, द्वारका गुजरात में। उसके अलावा ये जो आउटपोस्ट थी कोस्टल आउटपोस्ट, ये भी उन्होंने इनॉग्रेट करी फॉर दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पाए। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे जो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू है, ठीक है। आपको एग्जाम में जो प्री में जिस तरह का एमसीक्यू फेस करना होगा उस तरह का एमसीक्यू मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। अभी हमने जिसके बारे में बात करी ना, जलीकट्टू कंबाला, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ 3 पेयर्स दी गए हैं, ठीक है, स्पोर्ट और उसकी डेफिनेशन। आपसे पूछा रहे इनमें से कौन कौन से पेयर ठीक से मैच है। कह रहे हैं जलीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो तमिलनाडु में होता है, कंबाला एक बफेलो रेसिंग स्पोर्ट है जो कर्नाटका में होता है, और रेकला रेस क्या एक बुलक कार्ट रेसिंग है जो कि तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तो 2 स्पोर्ट तमिलनाडु के, एक कर्नाटका में। आपसे यहाँ पर यह पूछा रहा है कि इनमें से जो जो सही से मैच्ड हैं वो बताओ। आप कोशिश करो कि जो सही से मैच है, ठीक है, वो बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्लीकट्टू ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु में, कंबाला बफेलो रेसिंग स्पोर्ट आपने शायद जैसे ये हो रहा है ना, ये कंबाला है। एक बहुत फेमस मूवी आई थी कंतारा, ठीक है, वो कर्नाटका के कल्चर से जुड़ी थी, उसमें भी ये शुरू में मूवी के शुरू में कंबाला दिखाया जाता है। और ये जो रेकला रेस है इसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह से आगे जो आपको यहाँ पर मतलब जो मतलब एनिमल मिलेगा उसके पीछे क्या होगा, जो बैलगाड़ी टाइप चीज़ होती है ना वो लगा दी जाती है और उस पर रेस होती है, उसमें व्हील्स वगैरह सब कुछ लगे होते हैं, उस पर रेस होती है। तो ये जो तीनों स्पोर्ट है आपको तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर जो प्रेजेंट है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, उससे जुड़ी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जितना पानी नदियों में और लेक्स में है वो ज्यादा है ग्राउंड वाटर के मुकाबले, ग्राउंड वाटर कम है, जो पानी नदी और लेक्स में वो ज्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स, ये जो एंटार्क्टिक आर्टिक में पानी है ना और ग्लेशियर्स वगैरह में, असल में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जो 3 चीजें इन्होंने बोली हैं, एक वो पानी जो रिवर और लेक्स में, एक वो पानी जो ग्राउंड वाटर है, और एक वो पानी जो पोलर आइस कैप्स में। तो पहले इन्होंने बोला कि रिवर और लेक्स वाला है ना जो, वो ग्राउंड वाटर के मुकाबले ज्यादा है। फिर इन्होंने ये बोला कि जो पोलर आइस कैप्स हैं ये ग्राउंड वाटर के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर आप देखो इन दी एंड ये सब बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर सबसे कम है, उसके ऊपर है रिवर और लेक्स, और बगल में कहीं पोलर आइस कैप्स, ठीक है। अगर आप देखो स्टूडेंट्स इन दी एंड ये जो बोल रहे हैं ना उसमें से एक स्टेटमेंट गलत है। असल में ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 ही सही है। होता है क्या है, सबसे ज्यादा पानी है पोलर आइस कैप्स में, ये जो एंटार्क्टिक और आर्टिक में बर्फ है ना, जो जब पानी जमा वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे ज्यादा पानी है ग्राउंड वाटर में, फिर है रिवर और लेक्स में। बिल्कुल ग्राउंड वाटर में ज्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सारी मैं सॉल्ट नहीं वाटर नहीं, फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास स्टोर्ड है ग्लेशियर्स में, 30% के आसपास आपको देखने को मिलेगा एज अंडरग्राउंड, ठीक है, और 1% के आसपास लेक्स रिवर्स और स्वॉम्प्स में। तो आप ये जो लेक्स रिवर्स में तो बहुत कम मिलेगा, सबसे ज्यादा है ये आइस कैप्स में, और उसके बाद सबसे जो बड़ा नंबर है आपको ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। ये थोड़ा सा डाटा है दिखाने के लिए कि अर्थ वाटर का सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, 97% सैलाइन है, ठीक है। फ्रेश वाटर में से अगर आप देखो आइस कैप्स में आपको ऑलमोस्ट 70%, ग्राउंड वाटर 30%, बाकी तो लेक्स वगैरह 1%, और जो फ्रेश सरफेस वाटर उसमें से लेक्स में 87%, स्वॉम्प्स में 11%, रिवर में 2%। तो आई होप आप बहुत अच्छे से ये जो डाटा है इसको समझ पाए, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इंडियन इकोनॉमी का की ग्रोथ, की ड्राइवर ऑफ जीडीपी ग्रोथ कौन सा सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, माइनिंग। वैसे माइनिंग अलग से एक सेक्टर तो नहीं होता। किस सेक्टर से सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में आ रही है? स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है सर्विसेज सेक्टर। आपको पता है जो टर्शरी सेक्टर है अच्छी ग्रोथ दे रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह टर्शरी सेक्टर से बहुत अच्छी आ रही है, तो बिल्कुल हमको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा वो काम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इश्यूइंग एंड मैनेजिंग द करेंसी, कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो पढ़ के पता लग रहा है आरबीआई काम है।
मैनेजिंग फिस्कल पॉलिसी, देखो टैक्सेस वगैरह वो सब सरकार पैसा कैसे खर्च करेगी वो आरबीआई नहीं देखता, वो सरकार खुद ही देखती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में थे क्वेश्चन, जितने न्यूज जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिया। स्टूडेंट्स आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल